अध्याय 971 मेडिसिन पवेलियन। आर्यन ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और वो तुरंत इस काम में अपना नाम दर्ज कराने के लिए मेडिसिन पवेलियन गया। एक बार जब आर्यन अपने उपयोग के लिए दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां खोजने में सक्षम हो जाएगा तो ये कहा जा सकता था कि ये उसके लिए काफी अच्छा काम था। योगदान अंक प्राप्त करने के अलावा आर्यन एक ही समय में दुर्लभ औषधीय पौधों की खोज भी कर सकता था। ये एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। बहुत जल्दी आर्यन मेडिसिन पवेलियन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। मेडिसिन पवेलियन बहुत बड़ा और विशाल था। वहां एक विशिष्ट औषधीय सुगंध थी जिसे बाहर से भी महसूस किया जा सकता था। तो ये है मेडिसिन पवेलियन। ये भी काफी बड़ा है। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि मेडिसिन पवेलियन इतना बड़ा होगा। ये संप्रदाय के हॉल से भी बड़ा दिख रहा था। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। आर्यन ने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर काफी भीड़ थी। बहुत से लोग वर्तमान में लेन देन कर रहे थे या मेडिसिन पवेलियन द्वारा दिए गए काम ले रहे थे। जैसा कि उस सुंदर महिला ने पहले बताया था, मेडिसिन पवेलियन में महिलाओं का वर्चस्व था। यहाँ के लगभग 90% लोग महिलाएं थीं, जबकि 10% पुरुष थे जो अपनी साधना के लिए गोलियों और औषधीय जड़ी बूटियों की आपूर्ति खरीद रहे थे। इस जगह के चारों ओर महिलाओं की हंसी गूंज रही थी, जो सुनने में सुखद थी। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सही जगह है। आर्यन को लगा कि ये उसके लिए सही जगह है। वो इस जगह के आसपास की महिलाओं की कुमारी यिन की यानी यिन ची प्राप्त कर सकता था। आर्यन आगे बढ़ा और उस महिला रिसेप्शनिस्ट के पास गया जो छात्रों की सेवा करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रभारी थी। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन से पूछा। क्या जाह्नवी यहाँ है? आर्यन ने पूछा कि जाह्नवी इस स्थान पर है या नहीं। जाह्नवी यहाँ नहीं है, वो कुछ महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए बाहर गई हैं। महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन को बताया कि जाह्नवी वहाँ नहीं थी। ओह, बहुत बुरा हुआ। आर्यन ये सुनकर निराश हुआ। वो जाह्नवी से नहीं मिल सका जिसके बारे में उस सुंदर महिला ने पहले बताया था। तो आप जाह्नवी को क्यों ढूंढ रहे हैं? महिला रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। किसी ने मुझे जाह्नवी से मिलने की सिफारिश की थी। उन्होंने मुझे जाह्नवी को दिखाने के लिए कुछ दिया भी था। आर्यन ने बताया कि वो जाह्नवी को क्यों ढूंढ रहा था। क्या मैं देख सकती हूं कि उस महिला ने आपको क्या दिया है? महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन के पास मौजूद चीज के बारे में पूछा। ये महिला जानना चाहती थी कि आर्यन जाह्नवी को क्या दिखाएगा। ये रहा। आर्यन ने उस सुंदर महिला द्वारा दिया गया जेड निकाला और अपने सामने खड़ी महिला को दिखाया। आर्यन के हाथ में हरा जेड देखते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुको, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? इस महिला ने तुरंत पूछा कि आर्यन को ये कहाँ से मिला। एक सुंदर महिला ने मुझे ये चीज दी थी। आर्यन ने अपने सामने खड़ी महिला को इस चीज की उत्पत्ति के बारे में बताया। आर्यन उस सुंदर महिला का नाम नहीं जानता था जिससे वो पहले मिला था। वो उसका नाम पूछना भूल गया था। मैं समझ गई। महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन की बात सुनकर सिर हिलाया। उसने उस महिला की पहचान का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था जिस महिला ने आर्यन को जेड दिया था। युवा मास्टर, तो आप इस जगह पर क्या करना चाहते हैं? महिला रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि आर्यन को इस जगह क्या चाहिए। इस महिला का व्यवहार आर्यन के प्रति और भी सम्मानजनक हो गया। ऐसा लगा कि ये महिला आर्यन की और भी बेहतर सेवा करना चाहती थी। ऐसा लगा कि उस सुंदर महिला द्वारा दिए गए जेड ने वास्तव में अच्छा काम किया। उसके सामने वाली महिला ने तुरंत उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। मैं एक काम लेना चाहता हूं। आर्यन ने कहा कि वो यहाँ काम लेने आया है। क्या आपको यकीन है? महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन से दोबारा पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन मेडिसिन पवेलियन से काम लेना चाहेगा। यहाँ काम करने वाले अधिकांश शिष्य महिलाएं थीं। किसी पुरुष का इस तरह की चीज में दिलचस्पी लेना दुर्लभ था। औषधीय पौधों को चुनने का काम आसान नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य और सटीकता की आवश्यकता होती है। बहुत से पुरुषों में इस तरह की चीजों के लिए धैर्य और गहनता का उच्च स्तर नहीं होता है। इसके अलावा इस काम के लिए योगदान अंक भी काफी कम मिलते हैं, इसलिए शायद ही कोई इस तरह का काम लेना चाहता हो। हाँ बिल्कुल। आर्यन ने अपने सामने खड़ी महिला रिसेप्शनिस्ट की ओर सिर हिलाया। हे दोस्त, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लड़कियों वाला काम करना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसी चीज में शर्म नहीं आती? आर्यन के बगल में खड़े एक पुरुष शिष्य ने तुरंत उस काम के लिए आर्यन का मजाक उड़ाया। आर्यन इस तरह का काम करने के लिए मजाक का पात्र बन सकता था। मुझे जो करना पसंद है मैं वही करता हूं, इसलिए मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, आर्यन ने अपने बगल में खड़े छात्र से कहा। आर्यन इस तरह चिढ़ाए जाने पर नाराज नहीं हुआ। जब उसने ये काम लेने का फैसला किया था तो उसकी अपनी योजनाएं थीं। यदि वो इस तरह अन्य लोगों की बातों पर चलता तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अजीब आदमी, हा हा हा। कुछ पुरुष शिष्य आर्यन पर हंसने लगे। आर्यन ने इन लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों की बात सुनना बेकार था। तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? आर्यन ने अपने सामने खड़ी महिला रिसेप्शनिस्ट से पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आपको यकीन है? इस काम को लेने के लिए दूसरे लोग आप पर हंस सकते हैं, महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को चेतावनी भी दी और उसे इस बारे में फिर से सोचने के लिए कहा। मैंने इस बारे में सोच लिया है, कृपया प्रक्रिया पूरी करें। आर्यन ने महिला रिसेप्शनिस्ट से तुरंत काम शुरू करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इसे पूरा कर देती हूँ। महिला रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और प्रक्रिया पूरी करने लगी। उसने आर्यन को एक काफी मोटी किताब दी। इस किताब में औषधीय पौधों की सूची थी जिनका उपयोग योगदान अंकों के रूप में किया जा सकता था। औषधीय पौधे की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, मूल्य उतना ही अधिक होगा, जबकि गुणवत्ता जितनी कम होगी, मूल्य उतना ही कम होगा। आर्यन ने दी गई किताब को पढ़ना शुरू किया। वो देखने लगा कि वो जंगल में औषधीय पौधों को इकट्ठा करके कितने अंक अर्जित कर सकता है। ये कहा जा सकता था कि प्राप्त योगदान अंक काफी कम थे। बहुत सारे अंक पाने के लिए दुर्लभ औषधीय पौधों की आवश्यकता है। समस्या ये थी कि दुर्लभ औषधीय पौधों को ढूंढना आसान नहीं है। केवल उच्च भाग्य ही किसी को विशेष रूप से जंगल में दुर्लभ औषधीय पौधे ढूंढने में मदद कर सकता है। बेहतर होगा कि आप इसका ध्यान से अध्ययन करें। यदि आप गलत औषधीय पौधा लाते हैं तो मेडिसिन पवेलियन आपको अंक नहीं देगा। महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन को जड़ी बूटियां चुनने में गलती न करने की चेतावनी दी। यदि ऐसा हुआ तो आर्यन को अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने सिर हिलाया। वो जड़ी बूटियां तलाश करते समय सावधान रहेगा। ओह हाँ, एक और बात, हर महीने रैंकिंग अंक होंगे। यदि आप इस महीने के भीतर टॉप 3 स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो आपको बहुत सारे रैंकिंग अंक मिल सकते हैं। महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन को मेडिसिन पवेलियन की रैंकिंग प्रणाली के बारे में बताया। मैं इसे कहाँ देख सकता हूँ? आर्यन ने महिला रिसेप्शनिस्ट से पूछा। अध्याय 972, पहली बार काम करना। आप उसे वहां बोर्ड पर देख सकते हैं। महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन को मासिक रैंकिंग वाला बोर्ड दिखाया। आर्यन ने कोने में लगे बड़े बोर्ड को देखा। वहां उन लोगों के नाम थे जिन्होंने इस महीने सबसे अधिक योगदान अंक जमा किए थे। सूची में महिलाओं का दबदबा था। आर्यन ने बोर्ड पर नाम देखे। पहले स्थान पर 872 अंकों के साथ रोहिणी थी, दूसरे पर 864 के साथ वनिता और तीसरे पर 860 अंकों के साथ कांता थी। तीनों के बीच मुकाबला काफी कड़ा था। धन्यवाद, मैं समझ गया। आर्यन अब जान गया था कि इस महीने की स्थिति क्या है। अच्छा, तो क्या तुम अपना पहला असाइनमेंट करने के लिए तैयार हो? महिला रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। बेशक, मैं किसी भी समय तैयार हूं, आर्यन ने जवाब दिया। तुम अकेले जाना चाहते हो या मुझे तुम्हारे लिए कोई पार्टी खोजने की जरूरत है? महिला रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन से पूछा। पार्टी? क्या इस काम में पार्टी कर सकते हैं? आर्यन ने सवाल किया। बेशक, आप अधिकतम 4 लोगों के साथ एक पार्टी बना सकते हैं, लेकिन योगदान अंक भी 4 लोगों में विभाजित किए जाएंगे, महिला रिसेप्शनिस्ट ने उसे समझाया। मैं समझ गया, आर्यन ने सिर हिलाया। मैं अकेला जाऊंगा। आर्यन को किसी टीम की जरूरत नहीं थी। क्या तुम्हें यकीन है? बेहतर होगा कि पहली बार किसी विशेषज्ञ के साथ जाओ, महिला रिसेप्शनिस्ट ने सलाह दी। धन्यवाद, लेकिन मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, आर्यन ने कहा। ठीक है, अगर तुम जिद करते हो। रिसेप्शनिस्ट अब उसे नहीं रोक सकी। ये तुम्हारे लिए है, तुम अपनी औषधीय जड़ी बूटियां इसमें रख सकते हो। रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन को एक स्पेस रिंग थमाई। आर्यन ने अंगूठी ली और उसे अपनी जेब में रख लिया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आर्यन ने आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया। अब उसे पास के जंगल में जड़ी बूटियां चुनने जाना था। जब आर्यन जाने वाला था तो उसे 4 सुंदर महिलाओं की एक टीम दिखी। वे भी जड़ी बूटियों की तलाश में जा रही थीं। आर्यन ने उनके साथ जाने का सोचा। नमस्ते, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? आर्यन ने उनके पास जाकर पूछा। तुम कौन हो? वे महिलाएं आर्यन से अपरिचित थीं और उसे अजीब नजरों से देखने लगी। मेरा नाम आर्यन है, क्या मैं जंगल तक आपके साथ चल सकता हूं? मैं यहां नया हूं, आर्यन ने अपना परिचय दिया। ओह, तो तुम नए हो, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, उनमें से एक ने कहा। हाँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए साथ चल सकता हूं? आर्यन ने पूछा। बेशक, हमें रास्ता दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, उनमें से एक मान गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आर्यन ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो चलिए अभी चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। उन्होंने आर्यन को साथ लिया। आर्यन उनके साथ निकल गया। रास्ते में उसने उनके नाम पूछे। उन चारों के नाम किरण, लता, मारा और जिया थे। वे कुछ साल पहले संप्रदाय में शामिल हुई थीं और अपनी साधना के लिए ये काम कर रही थीं। वे संप्रदाय के बाहर खतरनाक मिशन पर जाने की हिम्मत नहीं करती थीं क्योंकि उनकी शक्ति अभी कम थी। आर्यन, तुम इस संप्रदाय में कब से हो? किरण ने पूछा। लगभग आधा महीना, आर्यन ने बताया। तो तुम बिल्कुल नए हो, क्या अकेले ये काम कर लोगे या हमें तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहिए? जिया ने मदद की पेशकश की। नहीं, इससे आप सभी को परेशानी होगी, आर्यन ने मना कर दिया। किरण, लता, मारा और जिया समझ में ही कि आर्यन उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। यदि कोई समस्या हो तो हमें ढूंढ लेना, किरण ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, आर्यन ने सिर हिलाया। वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जंगल बहुत विशाल था। ये वही जगह है, किरण ने बताया, यहीं से जड़ी बूटियां चुनी जाती हैं। ये काफी विशाल है, आर्यन ने चारों ओर देखा। आर्यन, ध्यान रखना कि बहुत गहरे न जाओ, वहां खतरनाक जादुई जीव हो सकते हैं, किरण ने उसे चेतावनी दी। अध्याय 973, गहरे जंगल में जाना।
जंगल के भीतर कई शक्तिशाली और डरावने जादुई जीव हैं। यदि तुम इस जंगल में बहुत गहरे गए तो ये बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने सिर हिलाया। वो किरण की चेतावनी को याद रखेगा। अच्छा, तो हम पहले चलते हैं। किरण और अन्य लोगों ने आर्यन से विदाई ली। आर्यन ने किरण, लता, मारा और जिया को जाते हुए देखा। अब उसके लिए अकेले औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करने का समय था। आर्यन किरण और अन्य लोगों की विपरीत दिशा में उड़ गया और तुरंत इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया। आर्यन ने किरण द्वारा दी गई चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वो इस जंगल के अंदर जाने पर अड़ा रहा। आर्यन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। वो बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में था। यदि शिष्य जंगल के बाहरी हिस्से में जड़ी बूटियां खोजना पसंद करते थे तो इसका मतलब था कि जंगल के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं। जिस जगह को कम छुआ गया हो वहां निश्चित रूप से बहुत सारे औषधीय पौधे होंगे। आर्यन प्रशिक्षण लेना चाहता था और इस जंगल के जादुई जीवों से लड़कर देखना चाहता था कि यहाँ रहने वाले जीव कितने शक्तिशाली हैं। आर्यन बहुत तेजी से जंगल की गहराई में प्रवेश कर गया। वो जितना गहरा जा रहा था, जंगल उतना ही घना और प्राकृतिक दिख रहा था। बहुत अच्छा, अब औषधीय पौधे ढूंढते हैं। देखते हैं कि मेरे इस पहले काम में मेरा भाग्य साथ देता है या नहीं। आर्यन ने अपने सामने के जंगल के हर इंच की छानबीन शुरू की। अपनी गॉड आइज तकनीक की मदद से आर्यन ने बहुत जल्दी बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ लीं। सभी स्थानों को चिन्हित करने के बाद आर्यन तुरंत उन्हें चुनने गया। बहुत तेज और कुशल आंदोलनों के साथ आर्यन ने जड़ी बूटियां चुनना शुरू कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत समय लग जाएगा। बेहतर होगा कि मैं शैडो क्लोन का उपयोग करूं। आर्यन ने अपने दर्जनों क्लोन बनाए। तुम सभी जल्दी से बिखर जाओ और इस जंगल में औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करो। आर्यन ने तुरंत अपने क्लोन को आसपास जड़ी बूटियां खोजने का आदेश दिया। वे क्लोन सिर हिलाकर तुरंत काम पर लग गए। सौभाग्य से मेरे पास ये तकनीक है। आर्यन आभारी था कि उसके पास शैडो क्लोन तकनीक थी, जिसने समय लेने वाले कामों को आसान बना दिया था। मास्टर, कुछ जादुई जीव आपकी ओर आ रहे हैं। अवनी ने अचानक आर्यन को सावधान किया। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने पहले ही इस जगह पर घूम रहे कई जादुई जीवों का पता लगा लिया था। अब तुम क्या करोगे? अवनी ने पूछा। वे मेरी ओर आए हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, आर्यन ने अवनी से कहा। चूंकि ये जादुई जीव उसके पास आने की हिम्मत कर रहे थे, इसलिए उन्हें परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए था। ये जीव आर्यन के प्रशिक्षण के लिए पंचिंग बैग बनेंगे। कुछ ही क्षणों बाद 5 जादुई जीव आर्यन के पास आए। ये जीव उड़ सकते थे और देखने में मधुमक्खियों जैसे थे, जिनका शरीर एक कंटेनर ट्रक से भी बड़ा था। वे मधुमक्खी जैसे जीव आर्यन को शिकार की तरह देख रहे थे। उन 5 में से 2 जीवों ने सीधे आर्यन पर झपट्टा मारा। आर्यन ने इस विशाल जंगली जीव के आगमन पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि आर्यन कोई प्रतिरोध नहीं दिखा रहा है, उन जीवों ने अपनी गति बढ़ा दी। गॉड रेल्म के जादुई जीवों की बुद्धि वास्तव में एक अलग स्तर पर थी। जब वे जीव आर्यन के बहुत करीब पहुंच गए तो आर्यन ने अंततः हरकत की। वो तुरंत उछलकर एक जीव की पीठ पर चढ़ गया। आर्यन ने तुरंत उस जीव के पंख फाड़ दिए। इसके लिए उसे अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि उनके पंख आर्यन की उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत और सख्त थे। इसके बाद आर्यन तुरंत उसकी पीठ से उड़ गया। पंख खोते ही वो जादुई जीव बिना इंजन वाले विमान की तरह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी को हारते देख अन्य जीवों ने अपने नुकीले और बड़े डंकों का उपयोग करके आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया। दर्जनों डंक आर्यन की ओर किसी बड़े प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ने लगे। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत उसके सामने एक ढाल आ गई, जिसने उन सभी हमलों को रोक दिया। जादुई जीवों द्वारा दागे गए दर्जनों हमलों में से एक भी आर्यन की रक्षा को भेद नहीं सका। आर्यन ने देखा कि उन डंकों में बड़ी मात्रा में जहर था। यदि कोई इस जहर की चपेट में आ जाता तो उसका लकवाग्रस्त होना निश्चित था। मधुमक्खी जैसे जीवों ने आर्यन पर हमला करना बंद कर दिया और वे तुरंत वहां से भागने लगे। वे समझ गए थे कि वे आर्यन से नहीं जीत सकते। वे काफी होशियार भी हैं। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी पीछे हट जाएंगे। आर्यन को इस मामले का और अधिक ज्ञान हो रहा था। तुम लोग भागना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। आर्यन उन जीवों को अपना शिकार बनाने की कोशिश के बाद ऐसे ही भागने नहीं देना चाहता था। अब आर्यन शिकारी बन गया और वे शिकार। आर्यन भागते हुए जीवों के पीछे उड़ा। उनका पीछा करते समय आर्यन को एहसास नहीं हुआ कि वो जंगल में और भी गहरा जा रहा था। जंगल की गहराई में असंख्य जादुई जीव थे जो आर्यन की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। यहां तक कि इस जंगल का स्वामी भी वहीं रहता था। आर्यन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसका लक्ष्य उन जीवों का शिकार करना था। आखिरकार वो इस जंगल से अभी अपरिचित था, इसलिए उसका इतनी गहराई में जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
आर्यन ने उन पर कई दूरगामी हमले किए और उन सभी जादुई जीवों को मार गिराने में सफल रहा। अध्याय 973 गहरे जंगल में जाना। जंगल के भीतर कई शक्तिशाली और डरावने जादुई जीव हैं। यदि तुम इस जंगल में बहुत गहरे गए तो ये बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने सिर हिलाया। वो किरण की चेतावनी को याद रखेगा। अच्छा, तो हम पहले चलते हैं। किरण और अन्य लोगों ने आर्यन से विदाई ली। आर्यन ने किरण, लता, मारा और जिया को जाते हुए देखा। अब उसके लिए अकेले औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करने का समय था। आर्यन किरण और अन्य लोगों की विपरीत दिशा में उड़ गया और तुरंत इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया। आर्यन ने किरण द्वारा दी गई चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वो इस जंगल के अंदर जाने पर अड़ा रहा। आर्यन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। वो बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में था। यदि शिष्य जंगल के बाहरी हिस्से में जड़ी बूटियां खोजना पसंद करते थे तो इसका मतलब था कि जंगल के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं। जिस जगह को कम छुआ गया हो वहां निश्चित रूप से बहुत सारे औषधीय पौधे होंगे। आर्यन प्रशिक्षण लेना चाहता था और इस जंगल के जादुई जीवों से लड़कर देखना चाहता था कि यहाँ रहने वाले जीव कितने शक्तिशाली हैं। आर्यन बहुत तेजी से जंगल की गहराई में प्रवेश कर गया। वो जितना गहरा जा रहा था, जंगल उतना ही घना और प्राकृतिक दिख रहा था। बहुत अच्छा, अब औषधीय पौधे ढूंढते हैं। देखते हैं कि मेरे इस पहले काम में मेरा भाग्य साथ देता है या नहीं। आर्यन ने अपने सामने के जंगल के हर इंच की छानबीन शुरू की। अपनी गॉड आइज तकनीक की मदद से आर्यन ने बहुत जल्दी बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ लीं। सभी स्थानों को चिन्हित करने के बाद आर्यन तुरंत उन्हें चुनने गया। बहुत तेज और कुशल आंदोलनों के साथ आर्यन ने जड़ी बूटियां चुनना शुरू कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत समय लग जाएगा। बेहतर होगा कि मैं शैडो क्लोन का उपयोग करूं। आर्यन ने अपने दर्जनों क्लोन बनाए। तुम सभी जल्दी से बिखर जाओ और इस जंगल में औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करो। आर्यन ने तुरंत अपने क्लोन को आसपास जड़ी बूटियां खोजने का आदेश दिया। वे क्लोन सिर हिलाकर तुरंत काम पर लग गए। सौभाग्य से मेरे पास ये तकनीक है। आर्यन आभारी था कि उसके पास शैडो क्लोन तकनीक थी, जिसने समय लेने वाले कामों को आसान बना दिया था। मास्टर, कुछ जादुई जीव आपकी ओर आ रहे हैं। अवनी ने अचानक आर्यन को सावधान किया। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने पहले ही इस जगह पर घूम रहे कई जादुई जीवों का पता लगा लिया था। अब तुम क्या करोगे? अवनी ने पूछा। वे मेरी ओर आए हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, आर्यन ने अवनी से कहा। चूंकि ये जादुई जीव उसके पास आने की हिम्मत कर रहे थे, इसलिए उन्हें परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए था। ये जीव आर्यन के प्रशिक्षण के लिए पंचिंग बैग बनेंगे। कुछ ही क्षणों बाद 5 जादुई जीव आर्यन के पास आए। ये जीव उड़ सकते थे और देखने में मधुमक्खियों जैसे थे, जिनका शरीर एक कंटेनर ट्रक से भी बड़ा था। वे मधुमक्खी जैसे जीव आर्यन को शिकार की तरह देख रहे थे। उन 5 में से 2 जीवों ने सीधे आर्यन पर झपट्टा मारा। आर्यन ने इस विशाल जंगली जीव के आगमन पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि आर्यन कोई प्रतिरोध नहीं दिखा रहा है, उन जीवों ने अपनी गति बढ़ा दी। गॉड रेल्म के जादुई जीवों की बुद्धि वास्तव में एक अलग स्तर पर थी। जब वे जीव आर्यन के बहुत करीब पहुंच गए तो आर्यन ने अंततः हरकत की। वो तुरंत उछलकर एक जीव की पीठ पर चढ़ गया। आर्यन ने तुरंत उस जीव के पंख फाड़ दिए। इसके लिए उसे अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि उनके पंख आर्यन की उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत और सख्त थे। इसके बाद आर्यन तुरंत उसकी पीठ से उड़ गया। पंख खोते ही वो जादुई जीव बिना इंजन वाले विमान की तरह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी को हारते देख अन्य जीवों ने अपने नुकीले और बड़े डंकों का उपयोग करके आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया। दर्जनों डंक आर्यन की ओर किसी बड़े प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ने लगे। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत उसके सामने एक ढाल आ गई, जिसने उन सभी हमलों को रोक दिया। जादुई जीवों द्वारा दागे गए दर्जनों हमलों में से एक भी आर्यन की रक्षा को भेद नहीं सका। आर्यन ने देखा कि उन डंकों में बड़ी मात्रा में जहर था। यदि कोई इस जहर की चपेट में आ जाता तो उसका लकवाग्रस्त होना निश्चित था। मधुमक्खी जैसे जीवों ने आर्यन पर हमला करना बंद कर दिया और वे तुरंत वहां से भागने लगे। वे समझ गए थे कि वे आर्यन से नहीं जीत सकते। वे काफी होशियार भी हैं। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी पीछे हट जाएंगे। आर्यन को इस मामले का और अधिक ज्ञान हो रहा था। तुम लोग भागना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। आर्यन उन जीवों को अपना शिकार बनाने की कोशिश के बाद ऐसे ही भागने नहीं देना चाहता था। अब आर्यन शिकारी बन गया और वे शिकार। आर्यन भागते हुए जीवों के पीछे उड़ा। उनका पीछा करते समय आर्यन को एहसास नहीं हुआ कि वो जंगल में और भी गहरा जा रहा था। जंगल की गहराई में असंख्य जादुई जीव थे जो आर्यन की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। यहां तक कि इस जंगल का स्वामी भी वहीं रहता था।
आर्यन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसका लक्ष्य उन जीवों का शिकार करना था। आखिरकार वो इस जंगल से अभी अपरिचित था, इसलिए उसका इतनी गहराई में जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने उन पर कई दूरगामी हमले किए और उन सभी जादुई जीवों को मार गिराने में सफल रहा। अध्याय 975 नीले लबादे में रहस्यमयी महिला। जाने से पहले आर्यन अपनी गॉडाइज तकनीक का उपयोग करना नहीं भूला। वो दूर से देखना चाहता था कि कौन लड़ रहा है। दूरी पर आर्यन ने नीले रंग का लबादा पहने एक व्यक्ति और एक विशाल लाल ड्रैगन को देखा। वे दोनों एक दूसरे के सामने थे और उनका प्रभामंडल अत्यंत भयानक लग रहा था। उनकी ऊर्जा के कारण आसपास की जमीन और पेड़ हवा में तैर रहे थे और एक भयानक तूफान गूंज रहा था। अवनी, क्या तुमने इसे देखा? आर्यन ने अवनी से पूछा। हाँ, बिल्कुल, मैं देख पा रही हूं कि तुम इस वक्त क्या देख रहे हो, अवनी ने जवाब दिया। क्या ये वही व्यक्ति है जिसका जिक्र तुमने पहले किया था? आर्यन ने पूछा। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, मेरा मतलब इसी से था। इसकी साधना अत्यंत उच्च स्तर की है, अवनी ने आर्यन को बताया। उस स्थिति में अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो तुम्हारे अनुसार कौन जीतेगा? आर्यन ने जीत हार के बारे में पूछा। मास्टर, ये साफ है कि नीले लबादे वाला व्यक्ति ही जीतेगा। उनकी ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। भले ही यहाँ 1000 ड्रैगन हो, फिर भी वे इस व्यक्ति को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अवनी ने आर्यन को समझाया कि भले ही युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो परिणाम पहले से जानती थी। तो फिर ये ड्रैगन भाग क्यों नहीं जाता, अगर उसे पता है कि इस साधक की शक्ति उससे कहीं ज्यादा है? आर्यन ने अवनी से पूछा। मास्टर, ड्रैगन अहंकारी जीव होते हैं। वे अपने से कहीं उच्च साधना वाले व्यक्ति से भी नहीं डरते। अवनी ने ड्रैगन के स्वाभिमान और गर्व के बारे में बताया, जिसे वे हमेशा बचा कर रखते हैं। ओह, मैं समझ गया। आर्यन को अवनी की बात तर्कसंगत लगी। ड्रैगन सभी प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, इसलिए उनका निडर होना कोई अजीब बात नहीं थी। तुम्हें अब जाना चाहिए, देखो वे जल्द ही युद्ध शुरू करेंगे। अवनी ने आर्यन को तुरंत वो जगह छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि युद्ध छिड़ने पर नीले लबादे वाली महिला की शक्ति से ये पूरा जंगल कुचला जा सकता था। ठीक है, आर्यन ने अवनी की बात मानी और तुरंत वहां से निकल गया। काफी दूर जाने के बाद आर्यन अंततः रुका। लगता है कि ये दूरी काफी है। आर्यन को लगा कि इतनी दूर होने पर वो सुरक्षित रहेगा। आर्यन ने अपने बनाए क्लोनों को देखा, जो अभी भी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में व्यस्त थे। फिलहाल आर्यन को खुद काम करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपने क्लोनों के काम खत्म करने का इंतजार करना था। इस तरह आर्यन अपना समय साधना और अभ्यास में बिता सकता था। आर्यन ने रुकने के लिए एक जगह तलाशने का फैसला किया। घूमते हुए उसे एक गुफा मिली, जो अंदर से काफी साफ लग रही थी। गुफा के पास एक नदी भी थी, जिसका पानी स्वच्छ था, जहां आर्यन मछली पकड़ सकता था या भोजन तलाश सकता था। लगता है कि ये साधना करने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। आर्यन को लगा कि जब तक वो इस जंगल में है, ये अस्थायी साधना के लिए सही रहेगी। आर्यन गुफा के अंदर गया, उसने अपनी आंखें बंद की और साधना शुरू कर दी। उसे नीले लबादे वाली साधिका और ड्रैगन के बीच चल रही लड़ाई की ज्यादा परवाह नहीं थी। फिलहाल इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में नीले लबादे वाली साधिका और ड्रैगन एक दूसरे को घूर रहे थे। अग्नि ड्रैगन, इसे जल्दी से अभी मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें इसके लिए उचित कीमत दूंगी, नीले लबादे वाली महिला ने ड्रैगन से कहा। उसकी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एक महिला थी। कमीनी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए जल्दी से मेरे क्षेत्र से चली जाओ। अग्नि ड्रैगन ने उसे तुरंत जाने का आदेश दिया। अगर तुम इसे मुझे नहीं देना चाहते तो इसे जबरदस्ती छीनने के लिए मुझे दोष मत देना। नीले लबादे वाली महिला उसे अग्नि ड्रैगन से छीनना चाहती थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ जैसी ड्रैगन प्रजाति को डरा सकती हो? भले ही तुम ताकतवर हो, पर मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगा। अग्नि ड्रैगन पूरी तरह निडर था। हम देखेंगे, नीले लबादे वाली महिला ने कहा और तुरंत अग्नि ड्रैगन पर हमला करने के लिए बढ़ी। अग्नि ड्रैगन भी तैयार हो गया और उसने महिला पर हमला किया। एक जोरदार धमाका हुआ और उनके टकराने से पूरे आकाश बादल शिखर नक्षत्र क्षेत्र में एक शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। उनके आसपास का जंगल भी उस टकराव की चपेट में आकर उजड़ गया। इस पहली भिड़ंत में ही अग्नि ड्रैगन को भारी नुकसान हुआ था। बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो, तुम मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो। नीले लबादे वाली महिला ने उसे फिर से चेतावनी दी कि वो आत्मसमर्पण कर दे, वरना वो और ज्यादा घायल हो जाएगा। जैसा कि अवनी ने पहले ही कहा था, उस महिला की शक्ति अग्नि ड्रैगन से कहीं अधिक थी, इसलिए ड्रैगन के जीतने की संभावना 0% थी। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, अग्नि ड्रैगन ने झुकने से मना कर दिया। तो फिर मुझे दोष मत देना, महिला ने उसे चेतावनी दे दी थी, और चूंकि ड्रैगन वो चीज देने को तैयार नहीं था जिसे वो चाहती थी, उसके पास उसे हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यहां आओ।
अग्नि ड्रैगन डरा नहीं, उसने आसपास के गर्म लावा को सोखना शुरू कर दिया। चूंकि ये जगह एक ज्वालामुखी क्षेत्र थी, इसलिए वहां की गतिविधियां काफी सक्रिय थीं और ड्रैगन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ब्लू मून लाइट। नीले लबादे वाली महिला भी अब गंभीर हो गई। नीली चांदनी उसके शरीर को ढकने लगी और आसपास का इलाका एक सुकून देने वाली रोशनी से भर गया। उस महिला ने इस चांदनी का उपयोग अग्नि ड्रैगन पर हमला करने के लिए किया। जब अग्नि ड्रैगन उस महिला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक वो चांदनी की रोशनी में आ गया। तुरंत ही अग्नि ड्रैगन का शरीर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया, जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य जाल में जकड़ गया हो। इसे खत्म करने का समय आ गया है। नीले लबादे वाली महिला ने सब कुछ खत्म करने का मन बना लिया था। उसे बस अपनी उंगलियां चटकाने की जरूरत थी और अग्नि ड्रैगन निश्चित रूप से हार जाता। अध्याय 976 बदकिस्मत फसल। नीले लबादे वाली महिला इस लड़ाई को खत्म करने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। तुरंत ही उस महिला द्वारा उपयोग की जाने वाली ब्लू मून लाइट तकनीक रुक गई। धिक्कार है, इतने महत्वपूर्ण समय पर ही ऐसा क्यों होना था? उस महिला ने शिकायत की कि अग्नि ड्रैगन से लड़ते समय ऐसा कुछ होना था। जैसे ही तकनीक समाप्त हुई, अग्नि ड्रैगन को तुरंत अपनी आज़ादी वापस मिल गई। अब उसे पहले की तरह कोई दबा नहीं रहा था। हा 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 हा, इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अग्नि ड्रैगन तुरंत नीले लबादे वाली महिला की ओर झपटा। उसने उस पर हमला करने का इरादा किया। अग्नि ड्रैगन ने सीधे उस महिला पर हमला कर दिया और हमलों की झड़ी लगा दी। अपने सीने के दर्द को सहते हुए वह महिला केवल ड्रैगन द्वारा किए गए हमलों का विरोध करने की पूरी कोशिश कर सकी। जो महिला पहले बहुत भारी पड़ रही थी, अब उसे हार स्वीकार करनी पड़ी। वह केवल ड्रैगन के हर हमले को सहने और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसे कई आंतरिक चोटें आईं। यदि उसकी मूल साधना उच्च स्तर की न होती तो शायद चोटें अब से कहीं अधिक गंभीर हो सकती थीं। इंसान, इसे महसूस करो, फ्लेम ड्रैगन रोर। अग्नि ड्रैगन उस महिला की ओर दहाड़ने लगा। एक बहुत तेज दहाड़ निकली जो आग के साथ मिली हुई थी। नीले लबादे वाली महिला उस पूर्ण हमले को सहन नहीं कर सकी और वह उस स्थान से बहुत दूर उड़ गई। इंसान, मर जाओ। अग्नि ड्रैगन बहुत खुश हुआ जब उसने उस महिला को अपने क्षेत्र से दूर उड़ते देखा। उसे लगा कि वह अब तक घायल हो चुकी होगी। उसे हराने के बाद अग्नि ड्रैगन अपनी गुफा में लौट आया और अपनी कीमती चीज की रखवाली करने लगा। इस बीच आर्यन ने खुद को साधना पर केंद्रित किया। उस लड़ाई से पैदा हुए कंपन को आर्यन यहां भी महसूस कर सकता था। भले ही वह युद्ध स्थल से काफी दूर था, फिर भी उसका प्रभाव यहां तक पहुंच रहा था। उस लड़ाई ने आकाश बादल नक्षत्र क्षेत्र को कई बार हिला दिया था। कुछ समय बाद कंपन होना बंद हो गया। आर्यन समझ गया कि लड़ाई खत्म हो गई है और नीले लबादे वाली महिला ने आसानी से जीत हासिल कर ली होगी। काफी तेज रही। आर्यन को लगा कि दोनों के बीच की लड़ाई बहुत छोटी थी, जो 15 मिनट भी नहीं चली। अब यह जगह शांत हो गई थी और आर्यन सुरक्षित रूप से फिर से साधना शुरू कर सकता था। आर्यन साधना में लीन रहा और उसे पता ही नहीं चला कि एक दिन बीत चुका है। साधना के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। अब समय था उसके क्लोनों द्वारा इकट्ठा की गई जड़ी बूटियों के परिणाम देखने का। आर्यन ने अपने सभी क्लोनों को उस गुफा में आने का आदेश दिया। वे क्लोन अपने साथ बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां लेकर आए। आर्यन देख सकता था कि फसल काफी अच्छी थी। क्लोनों ने उन जड़ी बूटियों का पहाड़ लगा दिया। वाह, तुम लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। आर्यन ने उनकी सफलता की प्रशंसा की। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और सभी क्लोन गायब हो गए। है, देखते हैं हमें यहाँ क्या मिला है। आर्यन उत्सुक था कि उसे इस फसल में कोई जैकपॉट मिलेगा या नहीं। उसने जड़ी बूटियों के उस ढेर को छांटना शुरू किया। वह उन चीज़ों को अलग कर रहा था जिन्हें वह मेडिसिन पवेलियन को सौंपेगा और जिन्हें वह खुद इस्तेमाल करेगा। थोड़ी मशक्कत के बाद आर्यन ने सब अलग कर लिया। वह थोड़ा निराश था क्योंकि उसे कोई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी नहीं मिली थी। शायद आज उसका भाग्य अच्छा नहीं था। बहुत बुरा हुआ, मुझे कोई दुर्लभ औषधीय पौधा नहीं मिला। आर्यन ने आह भरी। लगता है तुम्हारा भाग्य अभी उतना उच्च नहीं है, अवनी ने आर्यन से कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस बार मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। शायद मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। आर्यन को उम्मीद थी कि अगली बार उसे कुछ बेहतर मिल सकता है। क्या तुम वापस जा रहे हो? अवनी ने पूछा। बेशक, मैं आज के परिणामों की रिपोर्ट करूंगा। इसके अलावा इस स्पेस रिंग का आकार काफी छोटा है, इसलिए मैं इसमें और जड़ी बूटियां नहीं डाल सकता। आर्यन को एहसास हुआ कि मेडिसिन पवेलियन द्वारा दी गई अंगूठी बहुत छोटी थी।
वैसे भी आर्यन के पास अपनी कोई व्यक्तिगत स्पेस रिंग नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी रिंग उन पत्नियों को दे दी थी जिन्हें उसकी अधिक जरूरत थी। आर्यन ने जड़ी बूटियां स्पेस रिंग में डाल दीं और काफी मूल्यवान जड़ी बूटियों को स्पेयर द्वार के स्टोरेज में रख दिया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह गुफा से बाहर आया और अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया। उसने अपने सामने नदी का प्रवाह देखा। पानी बहुत ताज़ा लग रहा था और आर्यन का मन हुआ उसमें नहाने का। क्या इत्तेफाक है, मैं आधे महीने से नहाया नहीं हूं, शायद मैं अभी नहा लूं। आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपने कपड़े उतारे और साफ नदी में उतर गया। आर्यन नहाने और खुद को साफ करने लगा। उसे गुरु वसंत के साथ किया गया अभ्यास याद आया, जब उसे जंगली इलाकों में नदी में ही नहाना पड़ता था। आर्यन इस धारा में तैरकर काफी संतुष्ट था। मास्टर, लगता है वहां कोई है। जब आर्यन तैरने का आनंद ले रहा था, तभी अचानक अवनी ने उसे नदी में बहकर आते किसी व्यक्ति के बारे में बताया। कहाँ? आर्यन ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां अवनी इशारा कर रही थी। वहां? अवनी ने आर्यन को बताया कि उसे कहाँ किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। अध्याय 977 आदिम बर्फ आत्मा। आर्यन तुरंत उस स्थान पर गया जहां अवनी ने इशारा किया था। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला नदी की धारा में बहती जा रही थी। दूर से आर्यन देख सकता था कि इस महिला की काया काफी सुंदर थी। आर्यन पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो नहीं जानता था कि वो इंसान है या कोई भूत। अवनी के विपरीत आर्यन इस महिला की साधना को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे संदेह हुआ कि वो इंसान है भी या नहीं। हे अवनी, क्या वो कोई भूत है? आर्यन ने पूछा कि क्या वो सुंदर महिला भूत थी। मास्टर, अगर भूत इतने सुंदर हो सकते तो कई लोगों ने भूतों से शादी कर ली होती, अवनी ने लाचारी से कहा। आर्यन के पास अभी भी इस तरह की बातें सोचने का समय था। तो तुम्हारा मतलब है कि वो मेरी तरह ही इंसान है? आर्यन ने अवनी से पूछा। बेशक, अवनी ने पुष्टि की कि वो महिला एक इंसान थी। यदि वो इंसान नहीं होती तो अवनी ने पहले ही इसका पता लगा लिया होता और आर्यन को चेतावनी दे दी होती। मास्टर, बेहतर होगा कि आप करीब जाकर देखें कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो बेहोश है। अवनी ने आर्यन को महिला की स्थिति देखने के लिए कहा। ठीक है, मैं करता हूं। आर्यन उस सुंदर महिला की ओर तैरने लगा और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। आर्यन उस महिला को नहीं जानता था, इसलिए सावधानी बरतना लाजमी था। जब आर्यन को पता चला कि वो इस महिला की साधना नहीं देख पा रहा है, तो वो अनुमान लगा सकता था कि उसकी साधना उसके खुद के मुकाबले कहीं अधिक उच्च थी। इसी वजह से आर्यन नदी में तैरती उस सुंदर महिला के पास पहुंचते समय थोड़ा सतर्क था। अंत में एक हल्की हरकत के साथ आर्यन उस सुंदर महिला के बहुत करीब पहुंच गया। जब उसने उसे करीब से देखा तो पाया कि वो महिला उसकी उम्मीद से कहीं अधिक सुंदर थी। निश्चित रूप से उसकी तुलना नलिनी और मीरा से की जा सकती थी। उसकी सुंदरता को देखकर आर्यन एक पल के लिए दंग रह गया। वो महिला पूरी तरह से और बिल्कुल सटीक थी। वो एक आदर्श महिला थी जिसका सपना दुनिया के हर कोने की हर महिला देखती है। कितनी सुंदर है! आर्यन ने बार बार उसके रूप की प्रशंसा की। आर्यन के अनुसार वो देवी की उपाधि की हकदार थी। वो किसी भी पुरुष के लिए बहुत सुंदर और चकाचौंध करने वाली थी। महिलाओं के मामले में तुम्हारा भाग्य अभी भी बहुत ऊंचा है। तुम्हें फिर से एक बेमिसाल सुंदरता मिली है, अवनी ने आर्यन से कहा। चाहे अवनी कटाक्ष कर रही हो या प्रशंसा, ये निश्चित था कि आर्यन के भाग्य के आगे वो कुछ नहीं कह सकती थी। उसे जंगल में फिर से एक सुंदर देवी मिल गई थी। आर्यन का भाग्य ऐसा था जो किसी को कहीं भी नहीं मिल सकता था। पहले बर्फीली देवी मीरा, फिर नलिनी और अब फिर से जंगल में ये सुंदर देवी। हे। अवनी की बात सुनकर आर्यन धीरे से मुस्कुराया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि इस दूर दराज की जगह पर उसे कोई देवी मिलेगी। मास्टर, बेहतर होगा कि आप उसकी स्थिति देखें। वो बहुत कमजोर और पीली दिख रही है। अवनी ने उसे देवी की हालत देखने को कहा। आर्यन ने उसकी जांच शुरू की और पाया कि उसकी जीवन शक्ति बहुत कमजोर थी। ये तो बुरा है। आर्यन घबरा गया। ये स्पष्ट था कि वो सुंदर देवी अच्छी स्थिति में नहीं थी। कैसी स्थिति है? अवनी ने पूछा। हालत बहुत खराब है। हमें तुरंत उसे बचाना चाहिए। उसकी स्थिति चिंताजनक थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगी। आर्यन ने तुरंत उस सुंदर देवी को अपने हाथों में लिया और उसे ठंडे नदी के पानी से बाहर निकाला। ये पानी उसकी स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं था। यदि आर्यन उसे कुछ और घंटों तक नदी में रहने देता तो शायद कोई उम्मीद नहीं बचती। आर्यन उपचार के लिए गुफा में ले गया। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले उसके कपड़े सुखाए, क्योंकि गीले कपड़ों में रहना उसके लिए ठीक नहीं था। इसके बाद उसने उसकी सूक्ष्म जांच की ताकि वास्तविक समस्या का पता लगाया जा सके। जांच के दौरान आर्यन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस महिला के शरीर के भीतर एक बर्फीली गैस थी जो अत्यंत भयानक महसूस हो रही थी, जिसके कारण उसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। हालांकि उसकी बाहरी चोटें गंभीर नहीं थीं और उनका इलाज किया जा सकता था। मास्टर, क्या हुआ? क्या इस महिला के घावों का इलाज करना असंभव है? आर्यन को कुछ न करते देख अवनी ने पूछा।
अवनी, इस महिला को एक अजीब बीमारी है, इसके शरीर में एक बर्फीली गैस है। आर्यन ने उसे अपनी खोज के बारे में बताया। सच तो ये था कि आर्यन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो गैस थोड़ी अजीब थी और उसे डरा रही थी। अपनी गॉड आइज का उपयोग करो, मुझे भी देखने दो। अवनी उत्सुक थी कि आर्यन ने क्या पाया है। जब आर्यन ने गॉड आइज का उपयोग किया तो अवनी उस देवी के शरीर के भीतर छिपी चीज को देख सकी। उसने पाया कि वो बर्फीली गैस वास्तव में जीवित महसूस हो रही थी। क्या ये आदिम बर्फ आत्मा नहीं है? अवनी को तुरंत समझ आ गया। आर्यन जिसे बर्फीली गैस समझ रहा था, वास्तव में आदिम बर्फ आत्मा थी। ये एक ऐसी आत्मा है जो मानव शरीर पर आक्रमण करती है और सभी नसों और मेरिडियंस को जमा देती है। इससे एक साधक कुछ ही पलों में अपनी शक्ति खो सकता है और सबसे खराब स्थिति में शरीर अंदर से जमने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये आदिम बर्फ आत्मा क्या है? आर्यन ने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। अवनी ने उसे संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से समझाया ताकि वो जल्दी समझ सके। ओह, तो ये वैसी बात है। अब आर्यन समझ गया था कि ये गॉड रेल्म के शिखर के साधक के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? आर्यन ने अवनी से पूछा। बेशक इसके कई तरीके हैं। सबसे प्रभावी तरीका फ्लेम स्पिरिट रूट नामक औषधि का उपयोग करना है। यह आदिम बर्फ आत्मा का प्राकृतिक दुश्मन है। क्या फ्लेम स्पिरिट रूट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? आर्यन ने अवनी से फिर से इस बारे में पूछा। अध्याय 978 आदिम बर्फ आत्मा के खिलाफ लड़ाई। आर्यन को लगा कि फ्लेम स्पिरिट रूट को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यही कारण था कि उसके पास ऐसी चीज मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा तरीका भी है और वो है आदिम बर्फ आत्मा को नष्ट करना। अवनी ने इस बीमारी को ठीक करने का एक और रास्ता बताया। वो रास्ता इस महिला के शरीर में मौजूद आदिम बर्फ आत्मा को पूरी तरह खत्म करना था। कैसे? आर्यन ने तुरंत अवनी से आदिम बर्फ आत्मा को नष्ट करने का तरीका पूछा। इसके लिए फीनिक्स फ्लेम, वर्मिलियन स्लेम या स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला जैसी काफ़ी शुद्ध आग का उपयोग करना होगा। अवनी ने आर्यन को प्रक्रिया समझाई। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? आर्यन ने अवनी से पूछा। ये कठिन है। ये आदिम बर्फ आत्मा तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी वर्तमान साधना के साथ मुझे नहीं लगता कि तुम इसे नष्ट कर पाओगे। अवनी ने आर्यन को बताया कि उसकी साधना अभी इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। आदिम बर्फ आत्मा इस महिला के शरीर में काफ़ी समय से थी और ये स्पष्ट था कि उसने इस महिला की बहुत सारी ऊर्जा सोख ली थी, जिससे वो बहुत मजबूत हो गई थी। आर्यन के लिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इसे नष्ट करना वाकई मुश्किल था। मैं समझ गया। आर्यन निराश हुआ। ऐसा लगा कि वो अवनी द्वारा बताए गए दूसरे तरीके का उपयोग नहीं कर पाएगा। अभी आर्यन के पास फ्लेम स्पिरिट रूट खोजने के अलावा और कोई मौका नहीं था। मास्टर, आप शायद इस महिला के शरीर में आदिम बर्फ आत्मा को नष्ट ना कर पाएं, लेकिन आप फिलहाल इसे कमज़ोर करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अवनी ने आर्यन को एक सुझाव दिया। उसने आर्यन से कहा कि उसके पास अभी भी इस सुंदर देवी के शरीर में आदिम बर्फ आत्मा को कमज़ोर करने का मौका है। ओह, तो मैं ऐसा कुछ अभी भी कर सकता हूँ? आर्यन ने अवनी से कहा। बेशक, मैं इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। अवनी ने सिर हिलाया और उस महिला को बचाने के लिए आर्यन की मदद करने का वादा किया। अवनी जानती थी कि ये महिला शक्तिशाली है, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं थी कि वो चाहती थी कि आर्यन इसे ठीक करे। यदि आर्यन ने इसे ठीक कर दिया तो यह निश्चित है कि ये महिला आर्यन की बहुत ऋणी होगी और भविष्य में उसके उपकार का बदला जरूर चुकाएगी। अवनी दूर से ही बता सकती थी कि ये महिला कोई बुरी इंसान नहीं है, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि वो आर्यन को कोई नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, आर्यन ने सहमति दी। वो अवनी के कहे अनुसार करने की कोशिश करेगा। आर्यन ने पहले उस सुंदर देवी के घावों को भरने की कोशिश की और उनका इलाज शुरू किया। उसने बहुत सावधानी से उसका ख्याल रखा और उपचार के लिए एक्यूपंक्चर सुइयों का उपयोग किया। इलाज के दौरान आर्यन ने उस देवी के कपड़ों को थोड़ा नीचे किया, जिससे उसकी बेदाग पीठ आर्यन की आंखों के सामने थी। आर्यन ने खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश की। उसे इस असहनीय प्रलोभन के खिलाफ खुद को बचाना था। आर्यन जैसे उत्साही युवक के लिए इस तरह के आकर्षण का विरोध करना कठिन था। दृढ़ संकल्प के साथ आर्यन आखिरकार खुद को संभालने में सफल रहा। उसे उस सुंदर देवी की जीवन शक्ति को बनाए रखना था, जो पहले से ही बहुत कमज़ोर थी। आर्यन के उपचार से उस सुंदर देवी के चेहरे की रंगत सुधरने लगी। जब उसकी हालत बेहतर हुई तो वो और भी सुंदर दिखने लगी। ठीक है, मैंने घावों को संभाल लिया है, अब बस इस बीमारी पर काबू पाना बाकी है। आर्यन ने उसके घावों को सफलतापूर्वक भर दिया था। अवनी, चलिए शुरू करते हैं। आर्यन तैयार था और उसने अवनी से मार्गदर्शन मांगा। ठीक है, पहले तुम कपड़े उतारो। अवनी ने आर्यन से उस सुंदर देवी के शरीर से सारे कपड़े हटाने को कहा। क्या इस महिला के सारे कपड़े उतार दूं? आर्यन ये सुनकर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अवनी ने उसे ऐसा कुछ करने को कहा है। बेशक, अवनी ने बहुत स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं ऐसा ना करूं? आर्यन ने अवनी से पूछा।
आर्यन के लिए इस तरह के प्रलोभन का विरोध करना वाकई मुश्किल था। उसने लगभग आधे महीने से ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए अभी उसका उत्साह चरम पर था। आर्यन अभी एक भूखे भेड़िए की तरह था और इस सुंदर देवी जैसा शिकार सामने हो तो वो खुद पर से नियंत्रण खो सकता था। हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम वैसे भी वही होगा, अवनी ने आर्यन से कहा। आर्यन थोड़ा उलझन में था कि अवनी का क्या मतलब है और उसने ऐसा क्यों कहा कि परिणाम वैसे भी वही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, तुम सब कुछ मेरे निर्देशों के अनुसार करो और ज्यादा बहस मत करो, अवनी ने आर्यन को आदेश दिया। आर्यन ने सिर हिलाया और अवनी के कहे अनुसार करने लगा। अवनी ने आर्यन को अपने दोनों हाथ उस सुंदर देवी के वक्ष पर रखने को कहा। आर्यन ने वैसा ही किया और इस बार कोई विरोध नहीं जताया। जब आर्यन ने उसे छुआ तो उसने पाया कि वे काफी कोमल और सुडौल थे। आर्यन ने अपने बुरे विचारों को दूर करने की कोशिश की और अपना ध्यान पूरी तरह उपचार पर केंद्रित रखा। यह किसी के जीवन का सवाल था और आर्यन इसमें कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। मास्टर, अब अपनी स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला का उपयोग करें और इसे इस महिला के शरीर के भीतर भेजें, अवनी ने पहला निर्देश दिया। आर्यन ने तुरंत वैसा ही किया और अपनी स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला को उस सुंदर देवी के शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी ज्वाला को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि उस महिला के शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। बहुत अच्छे, अब आदिम बर्फ आत्मा को दबाने के लिए स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला का उपयोग करें और इसे एक स्थान पर इकट्ठा करें, अवनी ने निर्देश दिया। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने तुरंत वैसा ही किया। उसने आदिम बर्फ आत्मा को दबाने के लिए अपनी ज्वाला का उपयोग किया। जब आर्यन ने ऐसा किया तो अचानक वो आदिम बर्फ आत्मा मुड़ गई और आर्यन पर हमला करने की कोशिश करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई जीवित हो और उसके पास असाधारण बुद्धि हो। वो किसी परजीवी की तरह अपने शिकार के शरीर में रह रही थी। धिक्कार है, ये आदिम बर्फ आत्मा काफी शक्तिशाली है। आर्यन को मुश्किल महसूस होने लगी जब उसे वहां से विरोध मिला। आर्यन की सबसे बड़ी चिंता उस सुंदर देवी की सुरक्षा थी। वो उसके शरीर के भीतर लड़ रहा था और आर्यन की एक छोटी सी गलती भी उस महिला के शरीर को घायल कर सकती थी। अध्याय 979, एक युवक के लिए कठिन प्रलोभन। आर्यन की स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला इस समय आदिम बर्फ आत्मा का सामना कर रही थी। लड़ाई काफी भीषण थी और दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत शक्तिशाली है। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि आदिम बर्फ आत्मा इतना कड़ा प्रतिरोध करेगी। आदिम बर्फ आत्मा ने भयंकर विरोध करना शुरू कर दिया और यहां तक कि उसने आर्यन के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की। जब उसने ऐसा किया तो आर्यन की ऋषि शिरा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे रोक दिया। सौभाग्य से आर्यन को ऋषि देव से जल शिरा विरासत में मिली थी, इसलिए आदिम बर्फ आत्मा उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी। आर्यन इस समय अत्यंत आपात स्थिति में था। वह खुद को और अधिक आक्रामक होती जा रही आदिम बर्फ आत्मा से लड़ने से नहीं रोक सका। उसके पास अपनी अग्निशिरा खोलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अग्निशिरा खुलते ही आर्यन की शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई। उसने सुंदर देवी के शरीर में मौजूद उस आत्मा को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जब आर्यन आदिम बर्फ आत्मा से लड़ रहा था तो अनजाने में उस सुंदर देवी द्वारा पहने गए कपड़े जलकर राख हो गए। अभी उस सुंदर देवी का शरीर पूरी तरह से निर्वस्त्र था। सौभाग्य से आर्यन उस समय आदिम बर्फ आत्मा को दबाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यदि वर्तमान आर्यन ने देखा होता कि क्या हो रहा है तो निश्चित रूप से उसकी नाक से खून बहने लगता और वो नियंत्रण खो देता। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से आदिम बर्फ आत्मा को दबाया। उसके निरंतर प्रयासों से आखिरकार वो उस देवी के शरीर में उस आत्मा को एक स्थान पर एकत्र करने में सफल रहा। अवनी, अब मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन ने तुरंत अगला कदम पूछा। अगला कदम इस आदिम बर्फ आत्मा को सील करना है। मैं तुम्हें सील की जानकारी दूंगी, अवनी ने आर्यन को बताया। आर्यन को अवनी से एक सील तकनीक प्राप्त हुई। अपनी अपार प्रतिभा के कारण आर्यन ने आसानी से उस सील को सीख लिया और तुरंत उसे उस सुंदर देवी के शरीर पर लागू कर दिया। क्षण भर में एक सील ने आदिम बर्फ आत्मा की गति को जकड़ लिया। अब वो पहले की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं हिल सकती थी। ये देखकर आर्यन ने धीरे धीरे उस सुंदर देवी के शरीर से स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला को वापस खींच लिया और पुष्टि की कि आदिम बर्फ आत्मा अब हिल नहीं सकती। तनावपूर्ण लड़ाई के कारण आर्यन का शरीर पसीने से तरबतर था। ये स्पष्ट था कि उसे इसे दबाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने उस सुंदर देवी की स्थिति देखी। जब आर्यन ने आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वो सुंदर देवी पूरी तरह निर्वस्त्र थी। उसके शरीर पर एक धागा भी नहीं बचा था। ये क्या हुआ? आर्यन कुलझन में था कि वो इस स्थिति में कैसे पहुंच गई। सुंदर देवी का ये रूप आर्यन के लिए बहुत ही लुभावना था। उसके सामने उस सुंदर कलाकृति को देखकर आर्यन के शरीर का खून उबलने लगा। वह खुद को और अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे प्रलोभन के सामने खुद को शांत रखना उसके लिए बहुत कठिन था।
आर्यन की युवा आत्मा मचल उठी और उसके शरीर के निचले हिस्से में कुछ जागृत हो गया। इसके अलावा उसके दोनों हाथ अभी भी उस सुंदर देवी के वक्ष पर थे। चूंकि कपड़े गायब हो चुके थे, इसलिए अब उसके हाथों और उस देवी के बीच कोई बाधा नहीं थी। आर्यन के हाथ किसी बहुत ही कोमल और सुडौल चीज को छू रहे थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन ऐसी संदिग्ध स्थिति में फंसकर उलझन में था। एक तरफ वो इस अवसर का आनंद लेना चाहता था, तो दूसरी तरफ उसे उस देवी के साथ ऐसा कुछ करने में बुरा लग रहा था जिससे वो अभी अभी मिला था। आर्यन के दिल के दो पक्ष आपस में टकरा रहे थे। वो नहीं जानता था कि उसे किसका अनुसरण करना चाहिए। बस थोड़ा सा करने में कोई समस्या नहीं है ना? बहुत लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार आर्यन ने उस सुंदर देवी की सुंदरता का थोड़ा आनंद लेने का फैसला कर लिया। आर्यन ने उस सुंदर देवी के वक्ष को सहलाना शुरू कर दिया, जैसे वो दुनिया का सबसे अच्छा केक का आटा गूंथ रहा हो। जब आर्यन ने ऐसा किया तो उस सुंदर देवी के मुंह से एक हल्की आह निकली। ऐसा लग रहा था कि वो महसूस कर सकती थी कि आर्यन बहुत कुशलता से उसके साथ खेल रहा है। आर्यन की क्षमता के बारे में पूछने की जरूरत नहीं थी, वो इसमें नंबर 1 था। ओह, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। आर्यन को वो स्वाद आनंद लेकर बहुत खुशी हुई। वो वास्तव में इस आनंद में डूबने लगा था और उसका मन इससे भी ज्यादा करने का कर रहा था। वो सुंदर देवी की चेरी कलों को भी चखना चाहता था कि जान सके कि उनका स्वाद कैसा है। मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? जब आर्यन पूरी तरह मगन था, तभी अवनी ने अचानक पूछ लिया। अवनी की आवाज सुनते ही आर्यन को तुरंत एहसास हुआ कि वो बहुत आगे निकल गया है। उसने तुरंत अपने हाथ उस सुंदर देवी के शरीर से पीछे खींच लिए। आर्यन वास्तव में ऐसी सुंदर कृति को छोड़ने में थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसे फिलहाल इसे छोड़ना ही पड़ा। फुफुफुफुफु। अवनी आर्यन की घबराहट देखकर हंसने लगी। उसे लगा कि आर्यन वास्तव में बहुत मजेदार है। उस सुंदर देवी के शरीर से दूर हटने के बाद आर्यन ने तुरंत परिद्वार के स्टोरेज से एक कंबल निकाला और उसका उपयोग उस देवी के शरीर को ढकने के लिए किया। भले ही वो ढकी हुई थी, लेकिन उसकी सुंदर शारीरिक बनावट अभी भी बहुत आकर्षक लग रही थी। हे भगवान, ऐसी चीज का विरोध करना वास्तव में बहुत कठिन है। आर्यन को उस प्रलोभन से बचने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मास्टर, आप क्यों रुक गए? बस जारी रखें, मैंने नहीं देखा, अवनी ने कहा। उसने आर्यन को वो जारी रखने के लिए कहा जो वो पहले कर रहा था, और वादा किया कि वो झांकेगी नहीं। आर्यन ये सुनकर खुद को लाचार महसूस करने लगा। ये साफ था कि अवनी उसे चिढ़ा रही थी। उस सुंदर परी ने आर्यन को इस तरह से चिढ़ाया कि वो निश्शब्द रह गया। अध्याय 980 यामिनी। अवनी, मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं ऐसी असहाय स्थिति में किसी महिला के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? आर्यन ने अपना नाम साफ करने की कोशिश की। आर्यन नहीं चाहता था कि अवनी उसे एक बड़ा थरकी समझे। तो अभी आप जो कर रहे थे उसे क्या कहा जाता है? अवनी ने शरारती आवाज में पूछा। अवनी ने तुरंत आर्यन को निरुत्तर कर दिया। अब आर्यन के पास अपनी पिछली हरकत से बचने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। मैं बस उसकी स्थिति पक्की करना चाहता था। आर्यन ने एक उचित कारण बताने की कोशिश की। आर्यन एक चतुर व्यक्ति था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उपयुक्त शब्द खोजने में सक्षम था। किसी की जांच करने के लिए ऐसी चीज को दबाने की जरूरत कब से पड़ने लगी? अवनी ने आर्यन से कहा। अवनी लगातार आर्यन पर दबाव बनाती रही, जिससे आर्यन के लिए अवनी की बातों के खिलाफ रास्ता खोजना मुश्किल हो गया। चेकमेट। अवनी, तुम अपने मास्टर को इस तरह कोने में क्यों धकेल रही हो? तुम्हें मेरे हर काम का समर्थन करना चाहिए। आर्यन के पास अवनी को चुप कराने के लिए परिद्वार के स्वामी के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, आप मेरे मास्टर हैं, आपको जो चाहे करने का अधिकार है। अवनी आर्यन को इस तरह चिढ़ाकर काफी संतुष्ट थी। अवनी, उसकी स्थिति कैसी है? क्या सील आदिम बर्फ आत्मा का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है? आर्यन ने तुरंत पूछा कि अवनी द्वारा दी गई सील कितनी शक्तिशाली थी। ये सील केवल कुछ समय के लिए ही रहेगी, उसके बाद स्थिति पहले जैसी ही हो जाएगी। अवनी ने आर्यन को बताया कि सील लंबे समय तक नहीं टिकेगी। यदि आर्यन वास्तव में सुंदर देवी को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है, तो उसे फ्लेम स्पिरिट रूट ढूंढना होगा। फिलहाल इस महिला को ठीक करने का वही एकमात्र तरीका था। ओह, तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब आर्यन जान गया था कि ये सील बहुत टिकाऊ नहीं थी। आर्यन ऐसी चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास फ्लेम स्पिरिट रूट प्राप्त करने का कोई जरिया नहीं था। हे अवनी, एक और बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। आर्यन अवनी से कुछ पक्का करना चाहता था। ये महिला मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या हम पहले मिले थे? आर्यन को लगा कि उसने इस महिला को पहले कहीं देखा है। मास्टर, क्या आप भूल गए कि आप कल एक महिला से मिले थे? अवनी ने आर्यन से कहा। कल? आर्यन याद करने लगा कि वो इस सुंदर महिला से कहाँ मिला था। क्या वो संप्रदाय में मिला था या कहीं और? ओ भगवान मास्टर, ये वही महिला है जिसने पहले नीले लबादे पहने थे और अग्नि ड्रैगन से लड़ाई की थी। अवनी ने आर्यन को इस महिला की असली पहचान बताई। हाँ, मुझे मत बताओ कि ये वही व्यक्ति है जिसने कल उस लाल ड्रैगन से लड़ाई की थी।
ये सुनकर आर्यन काफी हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सुंदर देवी वही रहस्यमयी शख्सियत निकलेगी जिसे उसने कल नीले लबादे में देखा था। 1 मिनट रुको, इसका मतलब है कि इसकी साधना बहुत उच्च है। आर्यन को अभी याद आया कि उसने सुंदर देवी के बारे में पहले क्या कहा था। ये स्पष्ट था कि इस सुंदर देवी की साधना गॉड रियल्म के शिखर के साधकों के बराबर थी। ये बात जानकर आर्यन को थोड़ा पसीना आने लगा। अगर पहले आर्यन ने इस महिला के साथ कुछ बुरा किया होता तो शायद उसे काफी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता। भाग्यवश मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया। आर्यन खुशकिस्मत था कि अवनी ने उसे रोक दिया, वरना वो नहीं जानता था कि आगे क्या होता। हे अवनी, मुझे मत बताना कि ड्रैगन के खिलाफ उसके हारने का कारण उसके शरीर में मौजूद आदिम बर्फ आत्मा थी। आर्यन सोचने लगा कि ये सुंदर देवी अग्नि ड्रैगन से क्यों हार गई। सबसे अधिक संभावना यही है कि जब आदिम बर्फ आत्मा फैलती है तो ये महिला अपनी साधना खो देती है। ड्रैगन ने निश्चित रूप से इस महिला को हराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया होगा। अवनी ने संभावनाओं के बारे में बताना शुरू किया। घटी हुई सभी संभावित घटनाओं में से अवनी को ये बहुत लाजमी लगा कि ये सुंदर देवी अग्नि ड्रैगन से क्यों हार गई। तो ऐसा हुआ था, ये स्वाभाविक है कि वो नदी में बहने लगी, जाहिर है यही कारण है। अब आर्यन समझ गया था कि ये सुंदर देवी नदी में बहकर क्यों आई। जाहिर है कि सुंदर देवी को अग्नि ड्रैगन ने हरा दिया था और वो नदी में जा गिरी ताकि वो बहकर आर्यन के पास पहुंच सके। सुंदर देवी काफी भाग्यशाली थी कि वो आर्यन से मिल सकी, वरना इस जगह पर उसकी जान पूरी तरह से चली जाती। लगता है कि वो जल्द ही जाग जाएगी। मैं खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। आर्यन ने सुंदर देवी के लिए कुछ उपयुक्त बनाने का फैसला किया। उसने स्टोरेज रूम में रखे सबसे अच्छे जिनसिंग का उपयोग करके चिकन दलिया बनाने का इरादा किया। आर्यन ने आग जलाने का इरादा किया। उसने इस जगह के आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की। पर्याप्त मात्रा में टहनियां मिलने के बाद आर्यन ने तुरंत आग जलाई। उसने खाना पकाने के बर्तन निकाले जिन्हें उसने परिद्वार के स्टोरेज रूम में रखा था। आर्यन ने अनुमान लगा लिया था कि ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है, इसलिए उसने पहले से ही इस तरह की चीजों के लिए अच्छी तैयारी कर रखी थी। आर्यन ने जिनसिंग और चावल को पकाने के लिए बर्तन का उपयोग किया। आर्यन के खाना पकाने के कौशल पर कोई संदेह नहीं था। उसने दलिया का स्वाद बढ़ाने के लिए तेजी से कुछ पूरक सब्जियां काटी। ऐसा हुआ कि आर्यन ने गॉड रियल में आने के बाद से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसने जानबूझकर ये दलिया बड़ी मात्रा में बनाया। जब आर्यन दूर खाना पकाने में व्यस्त था तब बेहोश सुंदर देवी ने अपनी पलकें खोलना शुरू किया। देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा कि उसकी आंखें बहुत भारी हैं, इसलिए उन्हें खोलने के लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ा। काफी निरंतर प्रयास के बाद सुंदर देवी आखिरकार अपनी आंखें खोलने में सफल रहीं। सुंदर देवी ने सबसे पहले इस जगह के चारों ओर देखा। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे पता चला कि वो जहां थीं वहां गोलाकार चट्टानें थीं। ये स्पष्ट था कि वो वर्तमान में एक गुफा में थीं जो उनके लिए बहुत ही पराई थी। उप्स, मैं इस जगह पर क्यों हूं? सुंदर देवी नहीं जानती थीं कि वो ऐसी जगह पर कैसे पहुंच गईं। वो पिछली घटनाओं को याद नहीं करना चाहती थीं। इस महिला का नाम यामिनी था। वो साधकों में से एक थीं जो गॉड रियल में शिखर स्थान पर काबिज थीं और साथ ही गॉड रियल में पहचानी जाने वाली 4 सुंदरियों में से एक थीं। यामिनी ने चारों ओर देखा। वो इस जगह के आसपास किसी को खोजने लगी, तभी दूर एक आदमी दिखा जो कुछ जला रहा था। ये कौन है? क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे इस जगह पर पहुंचाया है? पहला विचार जो यामिनी के मन में आया वो इसी व्यक्ति के बारे में था।